Hello students, welcome to online classes NCERT. Today we are going to cover class 7 geography chapter number 1 geographical diversity of India. We have already covered two parts of this chapter and today we will cover the third and the last part. In today's part we will cover the peninsular plateau, India's coastline and northeastern hills. Let's start with the peninsular plateau. A plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has more or less flat surface. Some of its sides are often steep slope. प्लेटू एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो बाकी के लैंड से मतलब मेन लैंड से ऊंचा उठा होता है। इसकी स्लोप स्टीप होती मतलब इसकी खड़ी ढलान होती है। कम से कम एक तरफ खड़ी ढलान वाले लैंडफॉर्म को प्लेट्यू बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा इसका फ्लैट होता है और कम से कम एक तरफ स्टीप स्लोप होती है। इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में फैला हुआ है। ये सारा एरिया पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू वो लैंडफॉर्म है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे कि इंडिया का ये हिस्सा जो वी शेप में है, तीन तरफ से पानी से सराउंडेड है। इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है एंड इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण सदर्न इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है और यहीं पे पाए जाने वाले प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है क्योंकि ये पेनिनसुला में लाई करता है। It is also a very old land formation. Since this region is a peninsula surrounded by water on all three sides by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called a peninsular plateau. जैसे कि अभी हमने मैप पे समझा कि इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेनिनसुला में लाई करता है। पेनिनसुला का मतलब है वो वाला लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। The plateau is bordered by two mountain ranges, the Western Ghats and Eastern Ghats. The Western Ghats are taller and run along the western coast like a wall, with many beautiful waterfalls flowing down their steep side during the monsoon season. Peninsular plateau के दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। वेस्ट साइड जो माउंटेन रेंज है उसे वेस्टर्न घाट बोला जाता है। ईस्टर्न रेंजेस के कंपैरेटिवली वेस्टर्न रेंजेस मतलब वेस्टर्न घाट ज्यादा टॉल है। ज्यादा हाइट होने के कारण मॉनसून के सीजन में यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स बन जाते हैं जो कि लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट और अट्रैक्शन का काम करते हैं। द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड UNESCO World Heritage Sites. They are home to many rivers and have a rich biodiversity. The northern portion of the Western Ghats are also known as Sahyadri Hills. Western Ghats को World Heritage Site डिक्लेयर किया है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में और भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंट गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से शुरू होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला को कवर करता है। वेस्टर्न घाट की हिल्स की स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब इनकी ढलान साउथ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। यहाँ से जितनी भी रिवर्स शुरू होंगी तो वो ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। बहुत ज्यादा पुरानी लैंड फॉर्मेशन होने के कारण वेस्टर्न घाट्स में वाइल्ड लाइफ मिलती है जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बनाती। इसी डाइवर्सिटी के कारण इस एरिया को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला तक फैला हुआ है। इसकी रेंज का हिस्सा जो महाराष्ट्र में है उसे कोंकण नाम से जाना जाता है। ऐसे ही
केरला में इसकी रेंजेस के हिस्से को मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स along the eastern coast. Between these mountain ranges lies the Deccan Plateau, a vast area of flat highlands. Rivers like Godavari, Krishna and Kaveri flow across the plateau from west to. These rivers are important for farming and provide water to millions of people. Western Ghats के comparatively ईस्टर्न घाट्स की हाइट कम है, वो इतने ऊंचे नहीं हैं जितने की वेस्टर्न घाट्स हैं। ज्यादा ऊंचे होने के कारण इस लैंडफॉर्म की ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। मोर ओवर वेस्टर्न घाट है वो ब्रोकन हिल्स है, मतलब कि उसकी पहाड़ियां लगातार नहीं चल रही, बीच में ब्रेक ले रही हैं, जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं। और इसी कारण से वेस्ट से फ्लो होने वाली रिवर्स फ्लो होकर इन गैप्स में से आकर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर रिवर्स वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न साइड से शुरू होती हैं और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं। ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं वो इस तरह से हैं। गोदावरी वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। कृष्णा ये भी वेस्ट में शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है। कावेरी जो कि थोड़ी छोटी रिवर है, लेकिन ये भी बे ऑफ बंगाल में आ रही है। इसी तरह से महानदी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो वेस्ट से शुरू हो रही हैं और ईस्ट में आकर फॉल कर रही हैं। इसी तरह से ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट में अरेबियन सी में गिरने वाली भी कुछ रिवर्स हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नर्मदा जो कि ईस्ट से शुरू हो रही है और गुजरात में अरेबियन सी में फॉल करती है। ऐसे ही है तप्ती, ये भी अरेबियन सी में फॉल करती है। ये रिवर्स जहाँ से फ्लो करती हैं उन एरियाज के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं, क्योंकि इन एरियाज में ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं और लाखों लोगों को पीने का पानी भी प्रोवाइड करती हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक डेंस फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। ऐसे ही वेस्टर्न घाट के जंगलों में और भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट and fertile land, making it vital for India's economy. It tilts a little to the east, so a few of the rivers in this region flow towards the Bay of Bengal. East-flowing rivers like Godavari, Krishna, and Mahanadi originate here, providing water for farming, industries, and hydroelectric power. There are west-flowing rivers Narmada, Tapti too, which drain into the Arabian Sea. Dense forests on the plateau are home to tribal communities including the Santhal, Gond, Bega, Bhil, and Korku. These tribes have distinct languages, traditions, and ways of life closely connected to nature. जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जिसके कारण ज्यादातर नदियां ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जिसमें महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी है। इसी तरह इंडिया का ये हिस्सा है, इसका स्लोप वेस्ट की तरफ है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लो होने वाली रिवर्स अरेबियन सी में फॉल करती हैं। ऐसी ही रिवर्स हैं नर्मदा और तप्ती। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो एरिया लाए करता है वो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी एक हाईलैंड है। ये एरिया अपने फर्टाइल लैंड, मिनरल्स और फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है और साथ में इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले मिनरल्स
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। साथ में ही फॉरेस्ट से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में सेल किए जाते हैं और इंडिया की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, चाहे वो अरेबियन सी में जाए या बे ऑफ बंगाल में, वो रिवर्स और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वो यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट नहीं करती बल्कि इंडस्ट्री और पावर जनरेशन में भी हेल्प करती है। जैसे हमने पहले हिमालयस वाले पार्ट में देखा था कि पहाड़ों से गिरने वाली नदियाँ हाइड्रो पावर बनाने में हेल्प करती हैं, इसी तरह से वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से जो रिवर्स फ्लो करती हैं, चाहे ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट में फ्लो करें या वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में फ्लो करें, वो पावर जनरेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि उन नदियों पर डैम्स बनाकर उनसे बिजली बनाने का काम किया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स हैं जिसके कारण इस एरिया में डेंस फॉरेस्ट हैं। उन फॉरेस्ट्स में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं संथल, बेगा, गोंड, भील और कोडकू। इनकी लोकेशन आपको मैप पे बताई गई है, तो आपने मैप पे साथ में सारी लोकेशंस को रिवाइज करना है ताकि मैप वर्क में आपके मार्क्स ना कटें। जो भी ट्राइब्स इस एरिया में मिलती हैं, उन सब की अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस हैं। ये सारी ट्राइब्स नेचर के साथ कनेक्टेड हैं और इनकी लाइफ नेचर पे डिपेंड करती है। Tribal communities are largely spread over the states of Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana, and Gujarat. Examine the physical and political maps at the end of this book to locate the states and connect them to their location on physical map. Plateaus are home to many beautiful waterfalls in India, as rivers flow over their uneven and rocky surfaces. These waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation. ज़्यादातर ट्राइब्स झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये एरिया है जहाँ पर ज्यादातर ट्राइब्स रहती हैं। आपको इन एरियाज के बारे में अच्छी तरह लर्न करना है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि संथल एक ट्राइब है जो कि डेक्कन प्लेट्यू पे रहती है और वेस्ट बंगाल में ड्वेल करती है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में कोडकू ट्राइब्स रहती हैं, गोंड और बेगा मध्य प्रदेश में और भील गुजरात में रह रही है। ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स वाटरफॉल बना रही हैं। उन्हीं वाटरफॉल्स के कारण यहाँ पर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। इन प्रोजेक्ट से सिर्फ बिजली नहीं बनाई जा रही बल्कि पानी को रोककर जरूरत पड़ने पर इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं केरला में मुन्नार नाम की जगह पर एक वाटरफॉल है जिसे पेरिया कैनाल कहा जाता है। इस वाटरफॉल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वेस्टर्न घाट अपने फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स और नेचुरल ब्यूटी के साथ बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है, जिसके कारण उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ मिलती है जिसमें लायन टेक मकैक है, किंग कोबरा जो कि वेस्टर्न घाट में देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। साथ में ही प्लेट्यूज अपने मिनरल्स के लिए फेमस होते हैं। उसी तरह से डेक्कन प्लेट्यू में भी कोल की माइंस हैं जो कि पूरे इंडिया में
कोल की सप्लाई करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। हालांकि ये एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब है ऐसा फ्यूल जो हजारों करोड़ों साल पहले मरे हुए पेड़ों और जानवरों से बनते हैं, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल हैं, उनको बर्न करने पे कार्बन निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका एक नेगेटिव साइड है। वेस्टर्न घाट में ही मुंबई सिटी है। यह सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि इंडिया का इम्पोर्टेंट सिटी है, क्योंकि इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब ऐसा एरिया जहां से बहुत ज्यादा कमाई होती है। इसका कारण ये है यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जो कि कंट्री के लिए इनकम जनरेट करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं उनसे इंडिया में बनने वाला सामान और देशों को भेजा जाता है, जिसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और देशों में बनने वाला सामान इंडिया में सप्लाई किया जाता है, जिसे इंपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन्स। कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुंदर के किनारे वाले बीचेस। India's coastline is dotted with beautiful beaches, rocky cliffs, and lush green forests. Some beaches have golden sand while others have black rocks. Some islands have coral reefs while others are covered in thick jungles. India's coasts are full of surprises. The Indian coastline is over 7,500 किलोमीटर long. इंडिया की कोस्टलाइन पे बहुत सारे बीचेस हैं, खड़ी चट्टानें हैं और जंगल हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका मतलब है कि जितना भी एरिया इंडिया का जिसके किनारे समुद्र के साथ लगते हैं वो हमारी कोस्ट लाइन है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने कोस्ट लाइन शो की है, तो कौन से स्टेट्स हैं जो हमारी कोस्ट लाइन कवर कर रहे हैं, तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स जो कि पेनिनसुलर इंडिया में अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को कवर कर रहे हैं, ये हमारी कोस्ट लाइन भी बना रहे हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन पे कहीं पे बीच पे रेत है तो कहीं पे काले पत्थर। बीचेस पे काले पत्थर होने का मतलब ये है कि कभी ना कभी वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और वहां पर लावा के कारण चट्टानें बन गई हैं, जिनका रंग अब काला है। इंडिया की कोस्ट लाइन वेस्ट वाली साइड जरा तंग है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ लगे हुए हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स हैं वो कोस्ट से दूर हैं, जिसके कारण कोस्ट लाइन काफी चौड़ी है और उसमें काफी स्पेस है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन का डिफरेंस है। इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट का डिफरेंस ये है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन वेस्टर्न घाट से वेस्ट वाली साइड में है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन ईस्टर्न घाट से ईस्ट वाली साइड है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन में रिवर्स ईस्टर्न घाट से आती हैं और ईस्टर्न कोस्ट में रिवर्स वेस्टर्न घाट से आती हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं कोस्ट लाइंस में। लोकल लेवल पर इंडिया की कोस्ट लाइन का नाम डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। जैसे गुजरात में इस एरिया में इसे कच्छ बोला जाता है, क्योंकि ये रन ऑफ कच्छ का हिस्सा है, और गुजरात के इस एरिया में इसे काठियावाड़ बोला जाता है। गुजरात से लेकर गोवा तक की कोस्ट लाइन को कोंकण कोस्ट बोला जाता है। कर्नाटका की कोस्ट लाइन को कन्नड़ कोस्ट बोला जाता है। इसके अलावा केरला की कोस्ट लाइन को मालाबार कोस्ट बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आगे चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। उसके बाद आंध्रा और तमिलनाडु की कोस्ट लाइन को
कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं और तमिलनाडु उड़ीसा की कोस्ट को नदरन सिरका बोलते हैं और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट लाइन को उत्कल कोस्ट बोलते हैं। उत्कल नाम आपने पहले भी कहीं सुना है और आप इसको रोज सुबह मॉर्निंग असेंबली में सिंग करते हो। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे नेशनल एंथम में उत्कल नाम आता है, तो वो यहीं से आया है कि इस कोस्ट लाइन का नाम उत्कल है। इंडिया की कोस्ट लाइन में डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ कोस्ट लाइन में हमें घाट्स मिलते हैं, मतलब जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कोस्ट पे ही शुरू हो जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। यहाँ पर समुंदर के बिल्कुल साथ ही पहाड़ शुरू हो गए हैं जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। कहीं कहीं पे कोस्ट के साथ डेंस फॉरेस्ट हैं जहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलता है। इसके अलावा कुछ कोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर बीचेस हैं। बीचेस का मतलब कि उन कोस्ट पर सैंड मिलता है जहाँ पर लोग जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और सी के व्यू को एंजॉय करते हैं। कुछ कोस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, मतलब समुंदर से बिल्कुल साथ में पानी गहरा नहीं है, तो उन कोस्ट पे कोरल रीफ मिलते हैं। ये समुद्री पौधे हैं, ये समुद्री जीव जंतुओं के लिए घर भी बनते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग दुनिया भर से इन्हें देखने आते हैं। The west coast has many important ports and cities. These have been the centers of economic activity for millennia. अब जो वेस्ट कोस्ट है, मतलब कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं और उन सिटीज़ पे पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स वो एरिया होते हैं जहाँ से शिप्स पूरी दुनिया में सामान लेकर जाती हैं या सामान लेकर आती है। जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मुंबई एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। उसी तरह से वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इंडिया के फॉरेन ट्रेड में हेल्प करती हैं। जैसे कि गुजरात का कांडला पोर्ट, मुंबई का मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कर्नाटका का मरमेगांव और मैंगलोर पोर्ट और केरला का कोचीन पोर्ट। ये पोर्ट्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हज़ारों सालों से इन पोर्ट्स से पूरी दुनिया में ट्रेड किया जा रहा है, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ईस्ट कोस्ट। The east coast lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal, stretching from the Ganga Delta to Kanyakumari. It has wide plains and major river deltas including Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Important water bodies like Chilka Lake and Pulicat Lake, a lagoon which is a body of water separated from larger bodies of water by natural barrier, are found here. East coast है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया है। ये एरिया सुंदरबन से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ईस्टर्न कोस्ट का एक्सटेंट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक है। ये पूरा का पूरा एरिया ईस्ट कोस्ट का है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स डेल्टास बना रही हैं। डेल्टा का मतलब है जब कोई रिवर सी में एंटर करती है तो सी में जाने से पहले वो अपने द्वारा लाई गई सिल्ट, मतलब मिट्टी और मिनरल्स हैं, उनको डिपॉजिट कर देती है, छोड़ देती है। वहाँ पर छोड़ने के कारण नदी का जो मुंह है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है और एक ट्रायंगल की शेप ले लेता है, जिसे डेल्टा बोला जाता है। तो हमने देखा डेल्टा जब बनता है तो रिवर अपने द्वारा लाया गया सिल्ट नदी के समुद्र में मिलने से पहले छोड़ देती है, जिसके कारण नदी की छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और नदी का मुंह चौड़ा हो जाता है और एक ट्रायंगल की शेप ले लेता है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। उसी तरह से वेस्टर्न घाट से आने वाली रिवर्स जब बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं
तो वो भी डेल्टा बनाती हैं और ये डेल्टा जहाँ कहीं भी बनता है वो लैंड को रिच और फर्टाइल बना देता है। ईस्टर्न घाट में डेल्टास के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज और भी हैं जिनमें आती है चिल्का लेक और पुलिकैट लेक। ये दोनों ही लेक्स लगून फॉर्म में हैं। लगून का मतलब होता है जब समुंदर का पानी नेचुरल तरीके से समुंदर से अलग होकर इकट्ठा हो जाए तो उसे लगून बोलते हैं। डेल्टास आर लैंडफॉर्म्स formed at the mouth of a river when it deposits sediment into large body of water such as an ocean, a lake or another river. Over time these sediments build up, forming a triangular or fan-shaped area. Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi rivers create fertile deltas, making the land ideal for farming. जैसे कि हमने देखा बहुत सारी नदियाँ डेल्टा बना रही हैं और इस एरिया को फर्टाइल कर रही हैं, उसी तरह से चिल्का लेक और पुलिकैट लेक भी इस एरिया में बहुत फर्टिलिटी को जनरेट कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन आइलैंड्स। द इंडियन आइलैंड रेफर्स टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which form part of India's territory. India has two main groups of islands, Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes. Several ancient tribes made these islands their home tens of thousands of years ago. जो इंडिया का मेन लैंड है, मतलब इंडिया का जो ज़मीन का हिस्सा है, उसके अलावा भी इंडिया के पास ज़मीन है जो कि समुंदर में फैली हुई है। ये दो आइलैंड के ग्रुप्स के फॉर्म में है। पहला है लक्षद्वीप जो कि डॉटेड आइलैंड्स के फॉर्म में दिख रहा है और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। ये आइलैंड्स अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं। इन वाटर बॉडीज में होने के बावजूद भी ये इंडिया का ही लैंड है। ये आइलैंड सारे के सारे हैबिटेबल नहीं हैं, मतलब कि सारे आइलैंड्स पर लोग नहीं रहते, कुछ ही आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। इसके अलावा इन आइलैंड्स में ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स भी हैं। साथ में हम देख सकते हैं ये आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ आइलैंड्स तो काफ़ी छोटे हैं। इन आइलैंड्स में कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं, जिनमें से कुछ हैं महा अंडमानी, जोरवा, ओंगे, शोम्पेन। और जो सेंटिलीज है ये एक आइलैंड है जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जाना बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली ट्राइब इस आइलैंड पर हज़ारों सालों से रह रही है और बाकी दुनिया से उसका कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले ट्राइबल पीपल बाकी की दुनिया को देखकर अग्रेसिव हो जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाना बैन कर दिया है और इसको सेंटिलीज के लिए छोड़ दिया गया है। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज आइलैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट लक्षद्वीप। Lakshadweep Islands. Lakshadweep is an archipelago, a group of islands located in the Arabian Sea, close to the Malabar coast of Kerala. It is made up of 36 islands made of coral. Not all islands are inhabited by people. India controls a vast marine area, allowing for fishing, resource exploration, and environmental protection. Lakshadweep 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है या आर्किपिलागो है। आर्किपिलागो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको कलेक्टिवली आर्किपिलागो बोलते हैं। तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं और ये अरेबियन सी में लोकेटेड है और मालाबार कोस्ट के करीब है। मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने कोस्ट लाइन की डिस्क्रिप्शन बताई थी कि केरला में पड़ने वाला कोस्ट है उसे मालाबार कोस्ट बोला जाता है। तो उसी कोस्ट के पास ये आर्किपिलागो ऑफ लक्षद्वीप है। इसमें 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन सभी आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते, क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं या ये
उबड़ खाबड़ हैं जिसके कारण लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। लक्षद्वीप के आइलैंड कोरल रीफ से बने हुए हैं और इनकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंट्री के लिए किसी सी में आइलैंड्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे उस कंट्री के लिए सी में फिशिंग के लिए और रिसोर्सिस के लिए एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री होती है उसे अपनी कोस्ट लाइन के 370 किलोमीटर तक के एरिया में फिशिंग या रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की परमिशन मिलती है। मतलब अपनी कोस्ट से 370 किलोमीटर दूर तक वो फिशिंग कर सकती है और वहाँ पर समुंदर में से रिसोर्सिस जैसे कि ऑयल वगैरह निकाल सकती है। लेकिन जब किसी कंट्री के पास अपने मेनलैंड से दूर आइलैंड्स हों तो इसका मतलब है ये सारा एरिया तो उसका मेराइन एरिया या सी एरिया है ही, साथ में यहाँ से 370 किलोमीटर दूर तक वो फिशिंग और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता है, जिसके कारण उसका मेराइन एरिया बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे आइलैंड्स हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, this archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands, divided into two distinct groups, the Andaman and the Nicobar Islands. Their location is very important. They are like the outposts of India, keeping an eye on the ocean. It is home to a variety of flora and fauna. The Andaman Islands are also significant from a historical point of view. Many of our freedom fighters were jailed there under the most severe condition in a prison complex called cellular jail. It has been preserved to remind us of the tremendous sacrifices that our forefathers made so we could be free. अंडमान निकोबार भी एक आर्किपिलागो है। इसका मतलब ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें अबाउट 500 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड हैं। इसका मतलब जो वॉल्केनो यहाँ पर थे जब वो इरप्ट होते थे उनसे निकलने वाले लावा के जमने के बाद जो पत्थर बन जाते थे उनसे ये आइलैंड्स बने हुए हैं। जबकि हमने पढ़ा था लक्षद्वीप हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार दो आइलैंड्स के ग्रुप हैं जिसमें से एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। लक्षद्वीप की तरह ही इन आइलैंड्स की लोकेशन भी इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइलैंड्स भी हमें बहुत बड़ा मेराइन एरिया प्रोवाइड करवाते हैं जिससे हम फिशेस एंड रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आइलैंड्स हमारे लिए चेक पोस्ट की तरह हैं, मतलब यहाँ से हम इंडिया की तरफ आने वाली कोई भी खतरा हो उसको देख सकते हैं। निगरानी रखने के लिए इन आइलैंड्स को यूज किया जाता है। इन आइलैंड्स पे मिलने वाला फ्लोरा एंड फौना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह का फ्लोरा फौना और कहीं पे नहीं मिलता। इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के कोरल रीफ्स हैं और दूसरी तरफ अंडमान के कोरल रीफ्स हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं इंडियन नेवी का एक शिप अंडमान आइलैंड में नजर रख रहा है ताकि कोई खतरा इंडिया की तरफ ना बढ़े। ये पिक्चर बैरन आइलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन को शो कर रही है, जहां पर हम देख सकते हैं स्मोक वॉल्केनो से निकल रहा है। अंडमान एंड निकोबार सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी, मेराइन एरिया और डिफेंस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक जेल है जिसे सेलुलर जेल बोला जाता है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को पूरी उम्र के लिए कैद कर देते थे। समंदर में होने के कारण कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। इस जेल को अब भी संभाल कर रखा गया है ताकि इंडियंस जाकर इसे देखें और इसको रियलाइज करें कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने फ्रीडम के लिए कितने दर्द सहे थे। बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इट समटाइम इरप्ट्स, sending smoke and lava into the sky. बैरन आइलैंड अंडमान में एक आइलैंड है जहां पर इंडिया का वन एंड ओनली वॉल्केनो है जो कभी कभी इरप्ट होता है और उसमें से स्मोक और लावा निकलता है।
the delta in West Bengal and the Sundarbans. As we travel back from the island towards the eastern side of the Himalayas via the Bay of Bengal, we come to the Sundarbans. This is located in the delta of the Ganga Brahmaputra. You saw them earlier in the chapter and their tributaries. This delta has a unique combination of the rivers, sea and land. About half of it is located in India and the rest is in Bangladesh. This is also a UNESCO heritage site. The Sundarbans are home to many species including the Royal Bengal tiger. डेल्टा तब बनता है जब कोई नदी आकर समंदर में मिलती है और समंदर में मिलने से पहले वो अपने द्वारा लाई गई सिल्ट को समंदर में जाने से पहले छोड़ देती है, जिसके कारण नदी का मुंह ज़्यादा बड़ा हो जाता है और खुला हो जाता है और एक ट्रायंगल की शेप ले लेता है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। ऐसे ही इंडिया में बहुत से डेल्टा हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड से ईस्टर्न हिमालयाज की तरफ जाएं और बे ऑफ बंगाल से होते हुए वेस्ट बंगाल की तरफ जाएं, तो वहां पर वेस्ट बंगाल का डेल्टा है, जहां पर सुंदरबंस भी हैं। ये डेल्टा रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जा रहा है। जब ये डेल्टा बनता है तो इसके द्वारा जो डेपोजिशन की जाती है, सिल्ट छोड़ी जाती है, उस एरियाज में जो जंगल हैं वो जंगल मैंग्रोव ट्रीज के हैं और उन्हें सुंदरबन बोला जाता है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन एरिया सुंदरबन का एरिया है, जिसमें से आधा इंडिया में है और बाकी बांग्लादेश में है। ये एरिया रिवर, सी और लैंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसके कारण ये यूनिक है, इसीलिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। अब तक हमने देखा कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हमने स्टडी किए हैं, चाहे हिमालयाज का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो, डेजर्ट में थार का जैसलमेर फोर्ट हो, पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हो या डेल्टा में बांग्लादेश का सुंदरबंस हो, ये सारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं। इसको इस लिस्ट में ऐड करने का कारण ये है कि यहाँ पर रॉयल बंगाली टाइगर मिलते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। वैसे भी टाइगर्स दुनिया में खत्म हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टाइगर्स का होना इस एरिया को यूनिक बना देता है। नाउ वी विल कवर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, अवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। Can you see Garo, Khasi and Jantia marked on the map? These hills, part of the Meghalaya plateau, are known for their lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfalls. This region experiences one of the highest rainfalls in the world, making it rich in forests, unique wildlife and fertile land. अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या 7 सिस्टर्स आते हैं, जिसमें से एक है मेघालय, जहाँ पर मेघालयन प्लेटू है। अब आप प्लेटू का मतलब तो समझ ही चुके हो, तो मेघालयन प्लेटू का मतलब है यहाँ पे ऐसा लैंड है जो बाकी के लैंड से ऊंचा है। मॉनसून के सीजन में मेघालयन प्लेटू में बहुत रेनफॉल होती है, जिसके कारण यहाँ पर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स होते हैं और हरे भरे जंगल हैं। उन जंगलों में वाइल्ड लाइफ भी बहुत रिच है। क्योंकि ये एक प्लेट्यू है, इसलिए यहाँ पर भी मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा मेघालय के प्लेटू पे जो पहाड़ हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है गारो, खासी और जैंतिया। ये हिल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अपने मिनरल्स, रिसोर्सेज और फॉरेस्ट के लिए। मर्लिनोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय is renowned as the cleanest village in Asia. This picturesque village is famous for its well-maintained cleanliness, bamboo dustbins, and eco-friendly living practices. Village is also known for its living root bridges, which are created by weaving tree roots over the course of many years. खासी हिल्स में एक विलेज है जिसका नाम है मॉलेनोंग विलेज।
ये विलेज मेघालय में ही सिचुएटेड है। ये सबसे ज़्यादा क्लीन विलेज ऑफ इंडिया है। ये विलेज अपनी ब्यूटीफुल सीनरी के लिए, सफाई के लिए, बैम्बू डस्टबिन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर रहने वाले लोग नेचर के अकॉर्डिंगली रहते हैं और अपने आसपास के नेचर को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व या सेव करते हैं। ये विलेज अपने रूट ब्रिजेस के लिए भी फेमस है। जब किसी पेड़ की रूट्स बढ़ रही होती हैं तो लोग उसको धीरे धीरे बुनते रहते हैं और बुनकर उसको एक ब्रिज के फॉर्म में बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है, हर नदी पे या नाले पे ब्रिज नहीं बन सकते, इसलिए इको फ्रेंडली होने के कारण लोग ट्रीज की रूट्स के साथ ही ब्रिज बना लेते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा इंडिया की डाइवर्सिटी उसके फिजिकल फीचर में भी शो होती है। जहाँ पर नॉर्थ में ऊंचे हिमालयाज हैं, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरावली हिल्स हैं, साउथ में पेनिनसुलर इंडिया है जिसका हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट लाइन है, जिनके बाहर वाली साइड लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में मेघालय ऐसा रीजन है जो अपने रेनफॉल, क्लीनिनेस, इको फ्रेंडली बिहेवियर और अपनी हिल्स के लिए जाना जाता है।